Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will discuss question answer of chapter number 6, that is Mughal Empire, Golden Age and Downfall. Friends, we already discussed this chapter into three parts, and today we are going to discuss its question answer. So, without any delay, let's start. So here is your first question. From first to 10 question answer are from the textbook. 11, 12 I have taken extra. Okay, so number one. Start with number one. What kind of arrangement were made in the Mughal era to ensure justice to all? Okay, तो मुगल के टाइम पर जस्टिस के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए थे? That is the question asking. So you have to keep your points. Now answer. Point number one. With a view to provide justice to all, the Mughal Emperor Jahangir had hung a golden bell in the balcony of his palaces. देखो जो जहांगीर राजा थे ना, वो मतलब न्यायप्रिय थे. उनको जस्टिस था कि हमारे जो किंगडम में कोई भी बिना जस्टिस के ना हो. अगर किसी को कोई भी तकलीफ है तो उन्होंने अपने महल के बाहर बालकनी में एक बड़ी सी बैल लटका रखी थी और उसकी रस्सी नीचे तक थी. कोई भी उस बैल को खींच के अपनी प्रॉब्लम और अपनी जो तकलीफ है वो मतलब राजा के सामने रख सकता है. ओके, सी ऐसा राजा ने क्यों किया? क्योंकि जिस किंगडम में लोगों को कानून पे विश्वास होता है ना, वो किंगडम अच्छे से चलता है. ठीक है. नंबर टू. द चेन ऑफ द बेल वॉज हैंगिंग डाउन द बालकनी, that I already explained to you. Any citizen could seek justice from the emperor by pulling chain. Pulling chain यानी चैन खींचता है तो जोर से वो घंटी बजती है, तो वो अपने जस्टिस के लिए डिमांड कर सकता है. एंड जहांगीर लव फॉर जस्टिस इज फेमस इन हिस्ट्री. ओके, सो ये जो जहांगीर का जस्टिस के प्रति जो प्यार था वो पूरी हिस्ट्री में फेमस हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A lot of monuments were constructed during the शाहजहाँ reign because शाहजहाँ के टाइम पे बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई. ओके, सो क्यों? अब देखो, नॉर्मली इंसान प्रॉपर्टी कब खरीदता है? लोग अपनी नई नई बिल्डिंगें क्यों बनाते हैं? जब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है यूजुअली. ठीक है. एंड यही सब हम चीज़ों को हमको ये आंसर में शो करना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर वन. देर वॉज ए पीस ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ. मतलब चारों तरफ बहुत शांति थी, कोई ऐसी मगजमारी नहीं थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. हैंस एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज मैनी फोल्ड. ओके, सो ऐसा नहीं है कि मतलब शांति थी, बट एग्रीकल्चर भी अच्छे से ग्रो कर रहा था. एग्रीकल्चर से भी बहुत पैसे आ रहे थे उनको. ट्रेड एंड कॉमर्स से भी मतलब अच्छे से चल रहा था. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बढ़ रहा था, और जब ये बढ़ता है तो लोगों की इनकम्स भी बढ़ती हैं. ठीक है. नंबर थ्री. सो द ट्रेजरी ऑफ द मुगल डायनेस्टी वॉज फुल. मतलब पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा था. ओके, हम हरी हरी घासों में घूमना पड़ेगा. पॉइंट नंबर फोर. शाहजहाँ यूज द वेल टू कंस्ट्रक्ट द लॉट ऑफ ग्रैंड स्ट्रक्चर्स. ओके, सो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में शाहजहाँ ने वो पैसा स्पेंड किया. नंबर फाइव. हैंस मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द शाहजहाँ रेन. इसलिए शाहजहाँ के टाइम पे ही मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन होता है, बिकॉज शाहजहाँ इज द उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. ओके, नाउ नंबर थ्री. वाई डिड द डिक्लाइन ऑफ द वास्ट मुगल एम्पायर स्टार्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब के टाइम पर पूरा का पूरा जो मुगल सल्तनत था ना, वो डिक्लाइन करने लगा. मतलब धीरे धीरे अपनी दुर्गति की तरफ जाने लगा, सर्वनाश की ओर जाने लगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द ग्रेट मुगल एम्पायर विच वॉज सेट अप इन 1526 AD स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम 1707. तो आपके पहले पॉइंट में क्या शो करना है कि मुगल डायनेस्टी 1526 में इस्टेब्लिश हुई, एंड देन इसका डिक्लाइनिंग कब शुरू हुआ? 1707 से. ओके, सो ये जो टोटल कुछ 180 ईयर्स का जो टाइम था वो बहुत बढ़िया टाइम था इनके लिए, बहुत अच्छा टाइम था. नंबर टू. मुगल्स वेयर टायर्ड ऑफ फाइटिंग विद द मराठास इन द साउथ फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स. है ना. मुगल्स तो नहीं बोलेंगे, स्पेशली मुगल्स में जो औरंगजेब था
वो 25 ईयर्स तक उन्होंने साउथ में मराठा से लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ और कभी कभी बड़ी बड़ी भी लड़ाइयाँ हो गई, बट कभी भी मतलब वो जीत ही नहीं पाए, है ना। तो 25 साल तक उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत सारा स्ट्रेंथ उधर वेस्ट किया। नंबर 3, एट लास्ट औरंगजेब रिट्रीटेड टूअर्ड द नॉर्थ, एंड फिर कहीं ना कहीं औरंगजेब को रियलाइज़ हुआ कि अब कोई मीनिंग ही नहीं है साउथ में मराठा से अटैक करने का, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री तो मिल नहीं रही है। अब इनका वापस फोकस आ जाता है नॉर्थ पे। नाउ he then point number 4, he was quite old then. After his death the Mughal started declining in India, एंड उस टाइम तक औरंगजेब की भी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। और अगर हम बात करें तो उनकी डेथ के बाद ही मतलब मुगल्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 5, आफ्टर औरंगजेब द मुगल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द थ्रोन्स, है ना। ये जैसे परंपरा रही है कि जो कैपेबल भाई होता है वही राजा बनता है। सो सारे मुगल्स में जितने भी राजा के बेटे थे सब आपस में वही लड़ाई झगड़ा करने लग गए, ठीक है। नन वॉज द कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लार्ज एम्पायर प्रॉपरली, इतना बड़ा किंगडम था लेकिन किसी के अंदर भी वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो इतने बड़े किंगडम को अच्छे से संभाल सके। एंड it was believed that the narrow-minded policies of the औरंगजेब was also the reason for the downfall of the Mughals। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की जो मतलब एक सीमित सोच थी ना, वही मतलब उनके मुगल एम्पायर का डाउनफॉल का रीज़न बनती है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग द मुगल एरा मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड वॉज रूटेड थ्रू द पोर्ट ऑफ गुजरात। सो मुगल के टाइम पे जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था ना, वो सारा का सारा उसके लिए गुजरात पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था फॉरेन ट्रेड के लिए। फॉरेन ट्रेड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है। सो आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर 1, खम्बात, भरूच, सूरत एंड दीव वेर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ड्यूरिंग द मुगल रूल। तो ये जितने मैंने नाम लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट थे मुगल्स के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इंडियन गुड्स सच ए शॉल्स ऑफ लाहौर, दरी जिसको हम लोग मैट कहते हैं, ऑफ फतेहपुर सिकरी, कॉटन क्लॉथ्स ऑफ गुजरात एंड मुस्लिन ऑफ ढाका वेर इन ह्यूज डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर आप देखो ना तो लाहौर की शॉल, फतेहपुर सिकरी जो आगरा के पास का एरिया है वहाँ पर उसकी दरी और मैट ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया में फेमस थी। गुजरात के कॉटन क्लॉथ्स एंड ढाका का मुस्लिन, ये मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस था और पूरी दुनिया में ये बिकता भी बहुत था, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ओनिंग टू दिस फैक्टर बिजनेसमैन ऑफ गुजरात यूज टू ट्रेड थ्रू द पोर्ट्स ऑफ गुजरात। इसी सिचुएशन को देखते हुए वो लोग क्या करते थे, जितने भी इंडिया से जितने भी लोग लाते थे सामान वो सब गुजरात के ट्रेडर परचेस कर लेते थे। और जब फॉरेनर्स आते थे तो उनको ज़्यादा इंडिया में घूमने की जरूरत ही नहीं, सीधा उनको बस बता देते कि ये सामान आया है, चूज़ कर लो, और उनको मतलब थोड़ा हायर प्राइस में बेच के पैसे कमाते थे। इसी तरह से मतलब गुजरात के लोग सदियों से ये काम करते हैं, तो नॉर्मली उनका माइंडसेट बिजनेस वाला हो गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, दे एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स एंड इम्पोर्टेड द फॉरेन गुड्स। वो इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ कुछ फॉरेन गुड्स को भी इम्पोर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट वन। पीपल बिकम मोर प्लेजर लविंग ड्यूरिंग द शाहजहाँ रेन। तो शाहजहाँ के टाइम पे सारे जो लोग थे वो मतलब थोड़े प्लेजर लविंग हो गए थे, ठीक है। मतलब आराम वाली ज़िंदगी, खावानू पीवानू ने जलसानी लाइफ, ऐसे मतलब गुजरात में कहावत है। नंबर 1, ड्यूरिंग द मुगल रूल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज मैनीफोल्ड। सो यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मुगल्स के टाइम पर एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो मतलब बहुत बढ़ ही रहा था। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर। पॉइंट नंबर 2, एज ए रिजल्ट द ट्रेजर्स ऑफ मुगल्स रिमेन फुल। इससे क्या हुआ, उनके जो खजाने थे, उनके जो पैसे थे वो हमेशा फुल रहते थे। एनहेंस पीपल बिकम मोर। इन्हें आपको क्या करना है इस आंसर में, वो पुराने आंसर के 2 पॉइंट इधर चिपका देने, बस दैट्स इट। हैंस बाकी तो पूरा क्वेश्चन है, पीपल बिकम मोर प्लेजर लविंग ड्यूरिंग द शाहजहां रेन। ओके, सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन, बट इट्स आंसर इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट।
नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. शाहजहां एंड आर्किटेक्चर. शाहजहां को हम एक आर्किटेक्चर कहेंगे. ये आपको एग्जाम में एज ए शॉर्ट नोट आ सकता है. ओके, सो 6 पॉइंट्स आर देयर. सो लेट अस बिगिन विद द पॉइंट नंबर 1. द मुगल रूलर वेर वेरी फाउंड ऑफ द ग्रैंड पैलेसेस. है ना, बड़े बड़े महलों का शौक किसको नहीं होता है, सबको होता है. सब चाहते हैं कि हम लोग अभी जिस घर में रहें हम लोग इससे बेटर घर में रहने जाएं. है ना, बहुत कम लोग ही होंगे जिनको मतलब अपने घर से सेटिस्फाई होंगे, बट हर किसी की तमन्ना यही होती है. सो मुगल्स भी, उनको भी बड़े बड़े महलों का शौक होता था. अब जैसे कि आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद. अब मान लो कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ मध्य प्रदेश में, तो आई विश कि मध्य प्रदेश में ही मेरा खुद का घर हो. इंस्टेड में होटलों में रहने से अच्छा प्रेफर करूँगा कि हाँ मेरा खुद का कोई घर होना चाहिए. जब भी मेरा मन हो मैं उधर जाके घूम के आऊँ. है ना, तो मुगल्स भी ऐसे ही करते थे. तो मुगल्स बहुत सारे अलग अलग महल बनवाते थे एंड ऑल डेट, अगर पैसे की प्रॉब्लम ना हो तो. पॉइंट नंबर 2. Hindu style of architecture decoration merged with the Islamic style of constructing palaces and domes. उस टाइम पे जितने भी निर्माण काम होते थे, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी, जितने भी महल बनते थे, वो सारे के सारे बनाने वाले कौन थे? हिंदूस ही थे. है ना, और कुछ मुस्लिम्स थे. तो मुस्लिम एंड हिंदू कल्चर का आपको एक अमालगमेशन देखने को मिलेगा उनके बिल्डिंग के बनावट में. नाउ पॉइंट नंबर 3. शाहजहां built many renowned and monuments and is known as the constructor of palaces. ओके, तो शाहजहां ने अपने टाइम में बहुत बड़ी 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 बिल्डिंगें बनाई, जिसमें से ताजमहल एक है, रेड फोर्ट बनाया था उन्होंने. ठीक है, रेड फोर्ट के अंदर तो पूरा शाहजहानाबाद ही बना दिया था, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स इंक्लूडेड है. इसलिए उनको कंस्ट्रक्टर ऑफ द पैलेसेस भी कहा जाता है. ही ऑल्सो पैट्रोनाइज मैनी आर्टिस्ट एंड सो एनकरेज आर्ट. वो जितने भी आर्टिसन थे वो इन सबको मतलब सम्मान करते थे और उनको मतलब बढ़ावा चढ़ावा देते थे. नाउ नंबर 5. द राजपूत रूलर्स वेर वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग एंड सो पैट्रोनाइज द आर्ट ऑफ द पेंटिंग. ओके, तो राजपूत रूलर्स को भी मतलब पेंटिंग ज़्यादा पसंद थी. जहांगीर टू ऑल्सो फाउंड ऑफ द कलेक्टिंग पेंटिंग्स. तो नीचे के 2 पॉइंट्स तो ठीक है और शाहजहाँ से नहीं है, बट ये लोग थोड़ा आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट्स ओके. नाउ 6 क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर. नाउ नंबर 7. नाउ औरंगजेब पॉलिसी. अभी हमने देखा ना कि औरंगजेब पॉलिसी ही मुगल डायनेस्टी के डाउनफॉल का रीजन्स बनती है. तो क्वेश्चन नेचुरली हमारे माइंड में आना चाहिए कि औरंगजेब की पॉलिसीज़ क्या थी जिसकी वजह से इतना अच्छा मुगल एम्पायर था जो तहस नहस हो गया. लेट्स सी. द मुगल आर्मी वेर tired of waging war against the Marathas in the south for 25 long years. तो पहली पॉलिसी ये थी कि मुगल्स को पूरा साउथ इंडिया, पूरा जो दक्षिण वाला भाग है इंडिया का, वो पूरा कैप्चर करना था. एंड अगर आपको साउथ में जाना है तो पहले आपको महाराष्ट्र से होके जाना था. एंड महाराष्ट्र में आते थे मराठा, स्पेशली छत्रपति शिवाजी. अब इनको तो मतलब 25 साल तक लड़ के थक गए, हार गए, लेकिन शिवाजी को नहीं हरा पाए. ठीक है, मराठाओं से तो इनका मतलब कोई पार ही नहीं पा सके. ठीक है, तो एक तो यहाँ पे उनका बहुत एनर्जी वेस्ट हुआ. एट लास्ट औरंगजेब डिसाइडेड टू रिट्रीट टूवर्ड द नॉर्थ. फिर उन्होंने देखा कि दक्षिण में बहुत ज़्यादा कुछ पैसा स्पेंड हो गया, कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहे. सो अगेन फोकस्ड ऑन नॉर्थ. ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम. एज भी ज़्यादा हो गई थी. आफ्टर दैट ही डिमिनिशिंग द डिक्लाइन द मुगल एम्पायर बिगिन. और उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू होता है. स्ट्रगल्स फॉर द थ्रोन ब्रोक आउट. है ना, ये आंसर और वो आंसर से लगभग सेम ही जैसा है, बट थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है. ठीक है, पॉइंट तो लगभग सेम ही है. स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ब्रोक आउट. है ना, तो अब औरंगजेब के बाद कौन राजा बनेगा, सब भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं. देयर वाज नो कैपेबल रूलर हु कुड कीप एवरीबॉडी टुगेदर. हर मतलब ऐसा कोई मुगल रूलर नहीं था जो सारे सबको एक साथ इकट्ठा रख सके. एंड औरंगजेब नैरो माइंडेड पॉलिसी वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर. नाउ इस स्लाइड में तो दोनों आंसर रिपीट ही हो रहे हैं आई थिंक. ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली कोर्टियर वेर प्लेजर लविंग एंड लेड द लग्जरियस लाइफ. थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 किया था. ये क्वेश्चन आए या 8 नंबर का क्वेश्चन आए, आपको आंसर सेम ही लिखना है. एंड आपको आपके CW में भी लिखना है सेम एज आंसर नंबर 5. ओके, बट एग्जाम में ऐसा मत लिखना सेम एज, वरना मैं भी लिख दूंगा सेम एज द
size of the shape of the egg. Okay, so number 9 and number 10, 11, 12 is very small. So foreign traveler and representatives visited India and stayed here in the Mughal period. देखो फॉरेन ट्रैवलर्स किसको कहेंगे, जो दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आते हैं, ठीक है। एंड वो इंडिया में आए थे, इंडिया में कुछ दिन रुके थे, इंडिया में अभी क्या क्या कल्चर वाइज चलता है उन्होंने सब नोट डाउन किया, एंड इवन मुगल्स कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वो सब उन्होंने नोट डाउन किया। नो, पॉइंट नंबर 1, इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स सेवरल प्रोडक्ट्स, है ना। अभी हमने देखा था ना कि लाहौर की शॉल्स, ढाका का मुस्लिम, गुजरात का कॉटन क्लॉथ्स, ये सब मतलब पूरी दुनिया में फेमस थे, ठीक है। अब मान लो कहीं पे कोई कॉटन क्लॉथ्स पहन रहा है, ओके इंडिया, सो मेड इन इंडिया उस टाइम पे शायद ना भी लिखते होंगे, बट जो भी है, पर उनको शायद पता होता था कि ये इंडिया से आया, तो एक होता है ना क्यूरियोसिटी कि इंडिया में कितने मस्त कपड़े बनते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, नंबर 2, इंडिया ट्रेडेड फॉर देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेवरल कंट्रीज। इंडिया मतलब बहुत सारे कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेड करता था, मतलब एक्सपोर्ट करता था। दिस अट्रैक्ट मैनी फॉरेनर टूअर्ड द इंडिया, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग खींचे चले आए इंडिया की तरफ। ओके, एंड पॉइंट नंबर 4, ब्रिटिश ऑफिसर हॉकिंस एंड थॉमस रॉय ऑब्टेन द परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया। तो ये जो दो ब्रिटिश ऑफिसर है हॉकिन एंड थॉमस रॉय, उन्होंने इंडिया के राजा से परमिशन ली, मीन्स मुगल राजाओं से, और अपना बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू की। पॉइंट नंबर 5, सिमिलरली द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नर विजिटेड इंडिया एंड गॉट सो मच इम्प्रेस्ड दैट स्टेड हियर फॉर 12 years। फ्रेंच ट्रैवलर बर्नर जो इंडिया में आया था, सो वो इंडिया को देख के इतना इम्प्रेस हुआ और यहाँ पे 12 साल रहा भी। दस, ड्यू टू सच रीजन फॉरेन ट्रैवल, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब सेम क्वेश्चन ही आपको लिखना है। ओके, सो जो मैंने आपको बात कही थी कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में आ रहे थे, तो क्यूरियोसिटी के वाइज वो लोग इंडिया में आते थे और वो लोग इंडिया में रहे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे शिवाजी की, ठीक है। तो शिवाजी लेड अ फाउंडेशन एंड एस्टेब्लिश अ वास्ट मराठा किंगडम। सो शिवाजी ने एक मराठा किंगडम का फाउंडेशन रखा, एक नींव रखी, और एक बहुत ही पावरफुल मराठा किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश भी किया, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, डेट्स इट। 6 points आर देयर, स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1, शिवाजी स्टार्टेड कैप्चरिंग पोर्ट्स एट एन अर्ली एज ऑफ 16। बहुत कम 16 की उम्र से ही उन्होंने किलो को जीतना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज ए वेरी फोकस पर्सन कि मुझे एक मराठा किंगडम इस्टेब्लिश करना है। एंड जब मैं 16 का था, वेल मैं तब से अंडर 11 10th 11th में होगा, मुझे यही नहीं पता मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। ओके, इतना तो क्लियर था कि मैं टीचर बनूंगा, बट और क्या करना है ज़िंदगी में कुछ क्लियर नहीं था। ओके, टीचर बनने के लिए क्या करना होता है, कैसी पढ़ाई करनी होती है, जो बचपन से एक तैयारी होती है ना, वो मैंने कभी की ही नहीं थी। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने किलों को जितना शुरू किया, तो वो कौन से किले थे, पॉइंट नंबर 2 में आएगा। ही वन द पोर्ट ऑफ तोरन्ना, चाखन, सिंगर, फुलंदर एक्सेट्रा, है ना। तो ये कुछ पोर्ट थे जो उन्होंने जीते थे। आफ्टर सेवरल बैटल विद द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड मुगल, ही वॉज कॉरोनेटेड, मीन्स क्राउंड ही आएगा इसका मतलब, इन 1674 AD। बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतने के बाद, स्पेशली बीजापुर और मुगल्स के राजाओं को हराने के बाद उनका राज तिलक होता है, क्राउंड किए जाते हैं 1674 में। अभी पता नहीं कोरोनेटेड वर्ड क्या है, ठीक है। एक तो हमारे घर में मेहमान आते हैं एक हम उनको बोलेंगे आइए बैठिए, है ना, और एक आइए अपनी तशरीफ़ लेके आइए और इधर अपनी तशरीफ़ इधर रखिए, है ना। ये तशरीफ़ वशरीफ़ क्या होता है भाई, आके बैठो, ऐसा सिंपल बोल दो ना, कोरोनेटेड ना, क्राउंड लिख दो ना, सीधा फिनिश हो जाए। मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी मतलब कुछ कुछ ऐसे से नए नए वर्ड लाते हैं, और TEAD हटा दो तो कोरोना लगता है ना, कोरोनेटेड, तो ऐसे लोग परेशान हैं। आगे पॉइंट नंबर 4, ही वॉज अ ग्रेट मराठा रूलर, ही वर्कड हार्ड टू इस्टेब्लिश द मेंटेन पीस इन द स्टेट। तो बहुत ही पावरफुल मराठा रूलर थे, और उन्होंने अपने स्टेट में बहुत शांति का एटमोसफियर बना के रखा। ही फाउंड अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। लेट मी टेल यू, उन्होंने कुछ कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई थी, उनका 8 मिनिस्टर का एक मतलब फॉर्मूला था जो उससे वो वर्कआउट करते हैं। हैंस इट इज़ राइटली सेड डैट
means questions. Okay, so now 11 and 12 is the last question. So let us do it. So small and sweet are questions are there. Why did the शाहजहां कंटिन्यू अकबर रेवेन्यू सिस्टम? तो शाहजहां ने अकबर का रेवेन्यू सिस्टम क्यों कंटिन्यू किया? शाहजहां कंटिन्यूड अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम, या तो सब कुछ क्वेश्चन में ही है. एज ही बिलीव डेट वो ऐसा मानते हैं कि एग्रीकल्चर वॉज द पिलर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, है ना. अगर लोगों को प्रॉस्पर होना है तो एग्रीकल्चर से ही हो सकते हैं, है ना. इतनी अच्छी एग्रीकल्चर की बात है तो मैंने बैकग्राउंड में भी घास फूस वाला ही रख दिया है सब कुछ. ओके, नाउ नंबर 12. With whom did औरंगजेब struggle continuously for 25 years? 25 years तक औरंगजेब को किसने परेशान किया? किसके साथ वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे? वेल, इसका आंसर ही बहुत सिंपल है. औरंगजेब स्ट्रगल कंटिन्यूसली फॉर 25 years अगेंस्ट वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठास इन द साउथ. Okay, so with that note, I had finished this chapter. Very soon we are going to start chapter number 7. बहुत छोटा चैप्टर है, एक सेशन में तो हो भी जाएगा. एंड वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. ओके, सो यू गाइस आर अमेजिंग. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गुड बाय एवरीवन.